नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये वीडियो वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम दोस्तों सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, और उसमें भी हम पर्यावरण का सेशन लेने वाले हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन लाइव जुड़े हैं वो चैनल को लाइक जरूर करें, और जो भी पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको पहले बात बता दूं, ये आपका पर्यावरण का सेशन है, और पर्यावरण का में आपके जो 30 प्रश्न आए थे सीटेट 2019 के एग्जाम में, वो सभी प्रश्न इसी पेपर में है, बल्कि ये एक्चुअल पेपर है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। बताइएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 चीजें पेट्रोल से प्राप्त होती हैं, एक चीज नहीं होती। वही आप कमेंट करके बताइएगा क्या नहीं होती। देखिएगा, पेट्रोल से आपका डीजल भी प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है, बट कोयला प्राप्त नहीं होता। ये खानों से प्राप्त होता है, ठीक है, ये खानों से प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड, यानी 62 वाला प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न जो है आपका त्योहारों से जरूर आता है, बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को हमें चुनना है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली वैसे ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दिवाली जो आपका होता है वो अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है, अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है, अमावस्या को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दिवाली जहां जहां है वहां काट दो, इसमें भी दिवाली है, ये भी कट जाएगा, ठीक है, और दिवाली कट गया, और ये बुद्ध जयंती कट जाएगा। रक्षाबंधन हुआ, होली हुई आपकी, और गुरु नानक जन्म दिवस, ये आपके पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शेयर करते रहिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें बताइएगा कि निम्नलिखित राज्यों के उस समूह को हमें चुनना है जिसके समुद्री तट जो है अरब सागर की तरफ है। अब आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर की तरफ कौन कौन से आपके राज्य हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आप एक बार मैप देख लीजिए, और मैप की सहायता से जब आप इसको करोगे तो आप आसानी से बता दोगे। देखिएगा, अभी मैं आपके लिए मैप लगाने वाला हूं, देखिएगा ये आपका मैप है। मैप में देखिएगा जो इधर का एरिया है ये आपका अरब सागर है, जो इधर का आपका एरिया है ये आपका अरब सागर है, ठीक है। देखिएगा ये आपका क्या है, अरब सागर है, और जबकि ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो देखिएगा तमिलनाडु हो गया एक आपका, एक आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और चौथा क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। ये आपके 4 जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। जबकि बात करें अरब सागर की तरफ, तो पहले नंबर पे आपका गुजरात आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे गोवा आता है, और चौथे पे आपका कर्नाटक आता है, जबकि 5वें पे बात करें केरल आता है। केरल में ही दोस्तों शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में ही स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब आप आसानी से उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। दीजिएगा उसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा, बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से उस राज्य को आपको चुनना है जिनके समुद्री तट कहां है, भैया बंगाल अरब सागर की तरफ है। तो अरब सागर किधर था आपका, इधर था। तो इधर आपका कौन सा नहीं था, आंध्र प्रदेश नहीं था, और पश्चिम बंगाल नहीं था, और आंध्र प्रदेश नहीं था। तो आपका एक ही रह गया, क्या, कर्नाटक भी था, केरल भी था, गुजरात भी था, एक और था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और एक गोवा। ये आपके कहां है, ये आपके अरब सागर की तट पर स्थित है। जबकि तमिलनाडु हुआ आपका, पश्चिम बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक है, और आपका पश्चिम बंगाल हो गया और तमिलनाडु, ये सब कहां स्थित है, आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। इस वाले प्रश्न का भी आप आंसर दीजिएगा। देखिएगा सीटेट में 1-2 प्रश्न मैप से जरूर पूछे जाते हैं, तो बताइएगा। इसमें भी आपसे कहा गया है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है। अब बताइएगा, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कभी ये झारखंड कहां स्थित है, डायरेक्शन दी गई है आपको।
अब डायरेक्शन दी गई है तो छत्तीसगढ़ तो दक्षिण के पूर्व में होता है, दक्षिण में होता है, ठीक है। उड़ीसा के उत्तर में होता है कौन सा, झारखंड। झारखंड जो है उड़ीसा के उत्तर में है। अब कैसे आप पता लगाओगे, इसको भी मैप की सहायता से आप देखिएगा। मैप में देखिएगा कैसे दिया गया है, आपसे पूछा है झारखंड, तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये झारखंड जो है ये जो है आपको इसको लाइन कर लेना है, देखिएगा। हाँ, और जब आप इसको लाइन करोगे, ये आपको लाइन कर लेना है, ये आपका क्या है, ये आपका झारखंड है इतना, और झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है, यानी उड़ीसा के उत्तर में है, ठीक है। उड़ीसा के उत्तर में क्या है, झारखंड है, और पश्चिम में क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और इधर क्या है, पूर्व की तरफ क्या है आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ है, और बिहार कहां है, ऊपर, बिहार के ये दक्षिण में है। अब जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनकी सहायता से आप देखिएगा, देखिएगा आप क्या क्या करेंगे। अब आप देखिएगा, ये आपको ऑप्शन दिए गए, इसी से आप पता लगाइएगा। हमारे मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश भाई साहब आपका यूपी, ये हो गया यूपी। यूपी के पश्चिम में नहीं है, यूपी के तो पूर्व में है भैया, यूपी का पूर्व यही तो होता है और इधर ही तो होगा, तो ये कह रहा है पश्चिम में है, तो ये गलत हो गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, गलत हो गया। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, भाई छत्तीसगढ़ के दक्षिण में नहीं है, छत्तीसगढ़ आपका इधर हो जाएगा इस एरिया में। ऊपर यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका झारखंड है, और नीचे क्या है आपका, उड़ीसा है, तो उड़ीसा के उत्तर में ही तो होगा, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका थर्ड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी झारखंड जो है आपका उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65 बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपका डायरेक्शन से भी पूछा जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा, देखिएगा कमेंट करिएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि आप एक्स पर स्थित है, यानी आप जहां हैं उस जगह का नाम क्या है भैया, एक्स है, ठीक है भैया। आप यहां स्थित हैं एक्स पर, ठीक है, आप यहां एक्स पर स्थित हैं। अब आपसे क्या कहा गया है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, कहीं वाई है वहां स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अब सीधी सड़क नहीं है तो इसका मतलब क्या है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसके उत्तर में क्या है, यहाँ ए है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है, ठीक है। दूरी हमसे पूछी दी गई है तो दूरी लिखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन लिखना चाहो लिख लो 30 किलोमीटर। अब पहुंच गए भाई साहब ए पर, फिर उसमें फिर बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक पश्चिम में है। फिर आप बी पर जाएंगे 40 किलोमीटर जो कि बी पश्चिम में है, तो बी वही है, यहां आ गया। अब उसके बाद में आपसे क्या बोला है, फिर आप सी पर जाते हैं। अब सी पर जाएंगे जो कि बी के ठीक उत्तर में है। अब बी के ठीक उत्तर में भैया यही तो होगा सी, सी आपका यहां आ गया जो कि इसके ठीक उत्तर में है, 30 किलोमीटर की दूरी पर, 30 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी। और अंत में वह बाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाता है, ठीक है, जो कि सी के ठीक पश्चिम में, सी के ठीक पश्चिम में 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर वो इधर चलता है, कितना 40 किलोमीटर चलता है, और यहां पर आपका वाई आ जाता है, और जो कि ठीक पश्चिम में स्थित है। अब आपको बताना है कि विद्यालय के सापेक्ष, भाई साहब ये आपका विद्यालय है, और विद्यालय के सापेक्ष आपको बताना है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो आप यहीं पर क्या कर दो, ये लाइन आप कर दो, तो इधर आपका क्या होता है, पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है। और दक्षिण की तरफ लाइन जाएगी तो घर किधर होगा भैया, दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व कहां है, आपका ये वाला हो गया, यानी जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ आया हो। एक प्रश्न जो है आपका डायरेक्शन से आता जरूर है, इसमें बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है कि कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, और रेलगाड़ी कितने समय पर चली है, आपकी 9:45 पर ये चली है। अब 9:45 पर चली है, अगले दिन वह 7:15 पर पहुंच गई, और वो अगले दिन यानी एक दिन का इसमें समय लगा है, और 7:15 पर ये पहुंच गई, ठीक है। यदि
इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी डिस्टेंस कितनी है? 1140 है। तो रेलगाड़ी की आपको चाल बतानी है, क्या होगी? तो सिंपली देखो, इनको पहले आप इसका टाइम पता लगाइए। तो देखो, ये कहां से टाइम स्टार्ट हुआ होगा? 1 से हुआ होगा, लेकिन घंटे तो 24 ही होंगे। तो 24 में से पहले जब ये आप घटा दोगे, और 24 में से इतना घटाने के बाद में ये आपको जोड़ना है, ये आपको जोड़ना है। और जब आप इसको जोड़ो, अब पहले आप घटाई लो, तो आप यहां लिख लो 24 और ये 9, 45 को जब आप घटाओगे, यहां से 1 घंटा ले लोगे तो 60 हो जाएगा, तो ये 15 आपका रह जाएगा। और 23 में से जब आपके 9 जाएंगे, 23 में से आप जब 9 को घटाओगे तो 3 वो चले गए, 6, 14 बचे। और 14 में जब आप 7, 15 जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 21, 30, यानी 21.5 आपके हो जाएंगे। और 21.5 का मतलब कितना होता है? 43/2 आपका हो जाएगा। अब 43/2 क्या है? आपका टाइम है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, देखिएगा। इसको जब आप हटा दोगे, अब आपका टोटल जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है? 1140 है आपकी। और जो आपका टाइम है वो कितना है आपका? 43/2। अब आपको चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है? यानी स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप सॉल्व कर लो। तो आपका डिस्टेंस कितना है? 1140 अपॉन 43, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका कितना हो जाएगा? 2280 आपका हो जाएगा। इसमें 43 का जब आप डिवाइड दोगे तो 43 से मिनिमम ये 5 बार जाएगा। तो इससे जब आप इसमें डिवाइड दे दोगे तो आपका 53.02 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, लगभग 53 के बराबर, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न जो है आपका स्पीड से भी आता है, चाल से भी आता है, इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 67 की। 67 में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या है। इसमें आपसे कहा है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी हैं को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा यानी पंचायत के द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई पर दी जाती है, जिसको क्या कहते हैं? टिन कहते हैं। ये एक यूनिट है जो कि आदिवासी लोगों को जमीन दी जाती है खेती करने के लिए, ठीक है, आवंटित की जाती है। टिन क्या कहलाता है? वह भूमि जिसकी विमाएं 100 × 100 मीटर हो। एकदम गलत। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? टिन कहते हैं। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, गलत आपका हो गया। वह भूमि का मात्रक है, जिसकी भूमि का मात्रक नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। 68 का आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है कि भैया नीचे दिए गए शहरों में से किस एक रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले भी कहा जाता है, ये पाए जाते हैं? बताइएगा, क्या काबुल में पाए जाते हैं, आबू धाबी में, बर्ली में, या थिम्बू में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां पाए जाते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो है आपके कहां पाए जाते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो रेत के टीले जो होते हैं आपके, जो आपके रेत के टीले हैं, ये आपके कहां पाए जाते हैं? आबू धाबी में पाए जाते हैं, ठीक है। और आबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की क्या है? ये राजधानी है दोस्तों। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपकी अफगानिस्तान की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है। और थिम्बू की बात करें तो ये आपकी भूटान की राजधानी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका सेकंड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा, इसको पढ़ते हैं हम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। यहाँ आपसे कहा गया है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो कि अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं, बड़े यानी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, जो अभी हमें बताते हैं कि अब से 25-30 साल पहले हम इन कुओं में काफी पानी था, यानी इन कुओं में काफी क्या था? पानी था। अब ये पूरी तरीके से सूख गए। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण आपको बताने हैं कि कुएं के सूखने के सही कारण क्या है। बताइएगा, कुएं के सूखने के सही कारण क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं,
पहला दिया गया है जिन झीलों यानी तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है, क्योंकि उस जगह क्या है, बिल्डिंगें बन गई हैं। बताइएगा क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, पेड़ों सूखने का सही कारण ये भी है, सही बात है, सूखने का कारण है पेड़ों और कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर कोल तार तथा सीमेंट से ढक गई है। बताइएगा कुछ कारण ये भी है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, क्यों नहीं करता? कुओं का प्रयोग होता है क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। जरूरी नहीं है कि हर घर में टोंटियां लगी हैं, ये वाला गलत हो जाएगा भैया। भूमिगत पानी को खींचने के कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। सही बात है, हर घर में समरसेबल है, तो ये कारण ये भी हो सकता है। तो ए बी डी आपका ऑप्शन जो डी है उसमें दिया गया है। ठीक है, जो आपका सी वाला है वो गलत हो जाएगा। सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसलिए गलत हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन एक बार दोबारा शेयर करिएगा और मेरे लिए एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। बताइएगा, इसमें आपसे कहा गया है भैया कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया ये आपको बताना है। बताइएगा किन किन के में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मुद्दों को क्यों नहीं रखा गया ये आपको बताना है। सीबीएसई द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया है। जरूरी नहीं है, गलत है ये। एक आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र रूप में देखते हैं और जो देखते हैं वही वो सीखते हैं, तो ये वाला करेक्ट है। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। जरूरी नहीं है यह पाठ्यक्रम का भार को कम, इससे पाठ्यक्रम थोड़ी नहीं कम होगा। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये सुपरफास्ट आपका रिवीजन है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच है, यानी जो सही कथन है वो आपको बताना है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1 और 2 एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान? आप गणित की भाषा से उसे समझाओ, गणित की भाषा से समझाओ, हिंदी की भाषा से समझाओ उसे, तो ये वाला क्या है, गलत है, ये सच नहीं है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन के नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 1 और 2 में क्या नए विषय आप बनाओगे, ये भी गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बात एकदम करेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा द्वारा नहीं होता, भाषा और गणित के द्वारा होता है। जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 का आंसर आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्यों किया गया है। पर्यावरण अध्ययन के पाठों को कम करने के लिए, भाई ये तो कोई बात ही नहीं लगी। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि, परिवेशीय बोध में थोड़ी ना वृद्धि होती है, ये भी गलत हो गया। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ का विकास के लिए, ये वाला क्या है, पॉजिटिव हो गया। यहाँ ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ये गलत है। तो जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 73 वाला कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा मेरे भाई इसका राइट आंसर। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। अब मुख्य थीम 6 कौन कौन से होते हैं, पहले नंबर पे आ जाओ आप। पहला होता है परिवार व मित्र। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है क्या, आवास जिसे आप आश्रय भी कहते हैं। ठीक है, आश्रय होता है। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है भोजन आ जाता है। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है पानी, और चौथे नंबर पे आपका क्या आता है बताइएगा। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है यहां यात्रा, और 5वें नंबर पे आ जाता है हम चीजें
कैसे बनाते हैं या सीखते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, छह आपके क्या हो गए, आपके थीम हो गए। जबकि उपथीम की बात करते हैं तो उपथीम आपका कौन सा है, ये वाला है, ये आपका उपथीम है, ठीक है। जबकि ये क्या है, आपके थीम है। उपथीम में आपका पौधे भी आ जाते हैं, ठीक है, पशु भी आते हैं, संबंध भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपका ये चार आपके क्या है, आपके उपथीम है, जबकि ये आपके क्या है, थीम है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74 का आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। 74 का आंसर मुझे बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से संबंध में सच नहीं है। यानी इसमें से आपको एक नेगेटिव वाला चाहिए और वही आप बता दो कौन सा है नेगेटिव वाला। तो देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बात तो एकदम सही है, तो भैया ये वाला सही है, इसलिए ये नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये भी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देती है, ये भी बहुत बढ़िया है, तो ये है, तो फिर यही वाला होगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, यही वाला आपको नेगेटिव वाला पूछा था, यही नेगेटिव है, तो आपका जो फोर्थ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। बताइएगा 75 वाले का राइट आंसर बताइएगा क्या होएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके बताइएगा। ज्ञान की रचना में क्या है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बताइएगा, ठीक है भैया। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, शिक्षकों के ज्ञान से नहीं जोड़ना, बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, बताइएगा, ये होगा। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना, ये वाला हो जाएगा और ए वाला हो जाएगा। यानी ए और डी और सी वाला भी ठीक है, ठीक है। तो आपका ए सी डी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है चार दीवारों से बाहर, यानी पर्यावरण बाहर से भी सीखना, परिवेश से भी सीखना, इसका मतलब ये है। तो आपका ए सी डी यानी जो आपका ऑप्शन ए है 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। शेयर करते रहिएगा, बताइएगा इसमें क्या कहा गया है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, बताइएगा, जिससे क्या बच्चे जुड़े, बच्चे इंटरेस्ट लें, उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो। तो कल्पना शक्ति का विकास अच्छा निर्देशन से नहीं होगा, व्याख्या से भी नहीं होगा, और कोई पुस्तक आप रीड करोगे उससे भी नहीं होगा। कहानी और किस्से अगर सुनाएंगे तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा और उसकी रुचि भी बढ़ेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 77 का राइट आंसर बताइएगा। 77 में आपसे क्या कहा गया है कि भैया पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों भैया प्रोत्साहित करना चाहिए, बताइएगा, बताइएगा क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, बताइएगा कमेंट करके। ये आपके ऑप्शन भी आ गए, क्यों भैया प्रोत्साहित करना चाहिए। कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सही बात है भैया, जरूरी थोड़ी नहीं है कि भैया पर्यावरण शिक्षा को सीखने के लिए शिक्षक ही हो, ये वाली बात तो सही है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, अगर वो उपस्थित होंगे तो विकास होगा। तो भैया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देती है, बात एकदम सही है। यह बच्चों के सौंदर्यगत, ये गलत हो गया, सौंदर्यगत ये गलत हो जाएगा, डी वाला एबीसी किसमें है आपका, ऑप्शन जो सेकंड है उसी में दिया गया है, टिक लगा देना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है। बताइएगा 78 का आंसर बताइएगा क्या आएगा, 78 का कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा राइट आंसर 78 का। इसमें आपसे कहा गया है कि भैया एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं पर क्या करता है, संचालन करता है। यानी प्रश्नों को कराने के बाद बच्चों से पूछता है, तो वो क्या चाहता है ये आपको बताना है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उसका क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी ठीक है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर
विभेद, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है तो ये नहीं होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएंगे, तो ए बी सी आपके ऑप्शन जो आपका डी है फोर्थ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा प्रश्न नंबर 79। 79 भी बहुत ही बढ़िया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनका प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है ये आपको बताना है। तो ये जो शिक्षक है वो बच्चों के समूह क्यों बनाता है ये आप बताइएगा। ये आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये भी ठीक है। यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, लगभग ये ठीक लग रहा है। ठीक है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली बनाने का एक तरीका है, ये नहीं लग रहा है, ये वाला गलत है। अनुशासन दिया गया है, ये भी गलत हो गया। तो ए बी डी जो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। 80 वाला बताइएगा, 80 का मुझे राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सही संकेतन नहीं होना चाहिए। यानी इनमें से 3 जो होंगे वो सही होंगे और एक जो होगा वो आपका गलत होगा। तो बताइएगा, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, बात एकदम करेक्ट। सहभागिता करेक्ट। याद करना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, प्रश्न पूछना ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका याद करने वाला यही नेगेटिव है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। 81 का बताइएगा। 81 का दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर देना। स्व आकलन क्या होता है, सीखने के समान ही आकलन क्या कहलाता है, स्व आकलन कहलाता है। आप नोटबुक में लिख लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 82 का बताइएगा क्या होगा। 82 का रेटिंग स्केल कौन सी तकनीकी का प्रयोग करता है, लिखित प्रश्न का करता है, गलत। जांच सूची का करता है, ये भी गलत। अभिविन्यास, ये भी गलत। अवलोकन का करता है। रेटिंग स्केल का संबंध किससे है, अवलोकन से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, इसका बताइएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अब इनमें से 3 तो उद्देश्य होंगे दोस्तों, बट एक नहीं होगा, और वो एक नहीं होगा वही आपको बताना है। बताइएगा, बच्चों की जिज्ञासा, जिज्ञासा सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को पोषण करना यानी बढ़ाना, ये भी बात ठीक है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूक करना, ये भी ठीक है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के लिए की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी बात ठीक है। बच्चों की पाठ्य पुस्तक परिभाषाएं, वाह भाई वाह, परिभाषा जो है नेगेटिव वर्ड है और परिभाषा नेगेटिव वर्ड है, तो इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव है, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 84 का बताइएगा, 84 का क्या होगा। 84 का राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। 84 का बताइएगा, पर्यावरण अध्ययन के चित्र पढ़ाना, चित्र को दिखाना या पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से संकेतकों का बच्चों का आकलन हेतु चित्र पढ़ने के द्वारा होता है। चित्र बच्चा देखेगा तो उसका अवलोकन करेगा, अभिलेखन भी करेगा, करेक्ट है, अभिव्यक्ति भी होगी और विश्लेषण भी करेगा, लेकिन प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका जो डी है वो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, और ए बी सी आपके सेकंड वाले में दिया गया है, इसलिए ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 85 वाला बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। ये वाला प्रश्न जो है 2024 में आपका आएगा ही आएगा इस बार। ठीक है, इस बार ये आएगा ही आएगा 2024 में। देखिएगा, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण का मतलब प्रयोग किया, घूमे फिरे वहां। ठीक है, यह पाया गया कि निरीक्षण किया है, लोगों ने अपने घर जो है पत्थर के बने हैं, मिट्टी के बने हैं, लकड़ी के बने हैं और चूनी के बनाए गए हैं। यह 2 मंजिला इमारत है। नीचे की मंजिल जानवरों को रखते हैं, यानी 2 मंजिल होती है, और जो नीचे की मंजिल होती है उसमें जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इसी में रखते हैं।
और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घर की छत जो होती है वो समतल होती है, फ्लैट होती है। इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है, करेक्ट बात है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए बताइएगा किस प्रदेश का है, बताइएगा। क्या मेघालय में है? मेघालय में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। रोहतांग सुरंग जिसे अटल टनल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहां है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपकी डल झील है, डल झील, बुलर झील, नागिन झील, ठीक है, और शेषनाग झील, ये आपकी कहां है? आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 86 प्रश्न की। 86 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 86 में आपसे कहा गया है भैया कि झूम की खेती, झूम की खेती कहां होती है? भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों में होती है, जैसे मेघालय है, आपका मिजोरम है। अपनाई जाने वाली पद्धति में नीचे दिए गए कथनों का विचार करिएगा। एक फसल प्राप्त करने हेतु काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, बात एकदम करेक्ट है ये वाली। इस जगह जो बांस तथा खरपतवार उगाते हैं, गलत हो गया। खरपतवार जंगल आदि को जलाने के बाद राख को खाद के रूप में करते हैं, ये भी गलत है। इस जमीन पर खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले बीज को गहरा जोता जाता, ये गलत हो गया। आपका कौन सा होगा? ऑप्शन से जो आपका ए है वही वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी जिसमें ए दिया हो। तो आप देखिएगा इसमें केवल ए वाला करेक्ट है, तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 का। 87 का बताइएगा क्या होगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, टेपियोका आ जाए तुरंत आप आंसर क्या लगा दोगे? केरल आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में बनी मछली कहां के लोग खाते हैं? बताइएगा कहां के लोग खाते हैं? जम्मू और कश्मीर के लोग खाते हैं। जबकि नारियल के तेल में बनी हुई मछली, नारियल के तेल में बनी मछली कहां के लोग खाते हैं? ये आपके गोवा के लोग खाते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपको फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा। केरल में ही आपकी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां है? केरल में ही है। केरल, बिहार की बात करते हैं, मधुबनी एक चित्रकारी है जो कि आपके बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक आपका त्योहार है तमिलनाडु का, वो क्या है बताइएगा? पोंगल, पोंगल, ठीक है, जो कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 88। 88 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 88 में दिया गया है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? भैया जो रात में जागेगा उसको ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी जानवर रात को देख सकते हैं, चाहे वो चमगादड़ हो, चाहे वो कुत्ता हो, कुत्ता तो दिन में भी देख लेता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो काला और सफेद ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 89 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 89 का आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। केचुए के बारे में बताना है। केचुए को ही सांप, इसका केचुए को और सांप को, केचुए और सांप दोनों को, इनको किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसान का मित्र कहा जाता है। इसके बारे में आपको बताना है, सही कारण को चुनना है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बात एकदम करेक्ट है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, एकदम गलत बात है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, और जमीन पोली हो जाएगी, उसमें छेद हो जाएंगे तो वहां वायु और जल आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये भी बात सही है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन में आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो आपका ACD जिसमें है वही करेक्ट हो जाएगा। CDA, बात एक ही है,
ये आपका दिया गया है। ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों।